इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 69 करोड़ रुपीस की जो है टैक्स की डिमांड निकाली गई एक फार्मर के अगेंस्ट। तो देखिए, जो फार्मर थे ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन किए, वहाँ पर इनको लॉस हो गया और इन्होंने उस लॉस की आईटीआर फाइल नहीं की। तो देखिए, ये वीडियो ऐसे एसएससीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, या ऐसे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको लॉसेस हो जाते हैं और वो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं, ये मानते हुए कि लॉस हो गया है तो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ इस वीडियो में देखिए, वो पूरा केस मैं आपको बताऊंगा और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं इनकम टैक्स के अंदर आईटीआर को फाइल करने के, आपकी आईटीआर फाइल करने के, इनकम टैक्स कितना लगता है इसके ऊपर, वो सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रूल भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले डिटेल में इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये पूरी ही जो स्टोरी। तो देखिए, यहाँ पर एक बेंगलुरु के जो हैं ये फार्मर हैं जिन्होंने 26 लाख रुपए का लॉस किया। इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन किए फाइनेंशियल ईयर 2014 के अंदर, और उन ट्रांजैक्शन की वजह से इनको अब देखिए 2024 के अंदर 69 करोड़ की टैक्स डिमांड का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर वैसे तो नॉर्मली बहुत ही कम लोग जो हैं प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, गेन कमा पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हार्डली 1% पर्सन ही केवल प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से, 99% को तो लॉस ही हो जाता है। तो ऐसे ही इनको भी लॉस हुआ, और लॉस भी 26 लाख रुपए का हुआ। बट उससे भी ज़्यादा जो देखिए दोस्तों, दुख की बात यह है कि 26 लाख के लॉस के अगेंस्ट भी इनको 69 करोड़ रुपीज़ की डिमांड आ गई। तो ये डिमांड कैसे आ गई, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अगर लॉस वो ऑलरेडी अगर कर चुका है तो फिर तो कोई टैक्स की बात ही नहीं बनती। तो बट ये फिर क्यों उनको ये 69 करोड़ का नोटिस आया, तो चलिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में आगे बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर यही बताया गया है कि उन्होंने जो भी इनको लॉसेस हुए, उनको कोई नोटिस इशू किए गए, उन नोटिस का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इसकी वजह से उनके जो बैंक अकाउंट वगैरह है वो भी जो है फ्रीज़ कर लिए गए। तो ये सारी ही चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसको एक मैं चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो देखिए, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 14 के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड किया। उस ट्रेड के अंदर इनको 26 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब देखिए, क्योंकि उनका कोई प्रॉफिट नहीं था तो उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं की, या आप बोल सकते हैं उन्होंने ये जो लॉस है वो रिपोर्ट नहीं किया अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। जैसा कि आप लोगों का भी क्वेश्चन होता है, बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो कमेंट करके पूछते हैं, सर मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉस है, क्या मुझे आईटीआर फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस का भी यहाँ पर जवाब मिल जाएगा अगर आपके लॉस हैवी साइड में है, ज़्यादा है। तो देखिए, उसके बाद जब उनको लॉस था, उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं की, तो उस केस में उनका जो केस है वो ओपन कर लिया गया रीअसेसमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। तो देखिए, 7 साल के बाद उनका केस ओपन किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और 2022 में उनको नोटिस इशू किया गया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए, जो कि उनके पैन से मैच हो रहे थे। तो आप जानते हैं, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे ही ट्रांजैक्शन को आपके ट्रैक कर लेता है, क्योंकि जब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जिसको आप एआईएस बोलते हैं, या फिर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जिसको आप टीआईएस बोलते हैं, तो वहाँ पर आपके सारे ही ट्रांजैक्शन नज़र आ जाते हैं। इवन आपका बैंक का अगर 500 रुपये का ब्याज है, 100 रुपये का ब्याज है, वो भी आपको वहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट नज़र आता है। कोई डिविडेंड आपको मिलता है 500-700 रुपये किसी कंपनी से, वो भी नज़र आ जाता है। तो हर तरीके के हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वहाँ पर नज़र आ जाते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनके ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नज़र आ गए, इनका केस ओपन कर लिया गया, इनको नोटिस सेंड कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। तो देखिए, अब जब इनको नोटिस इशू किया गया, इनकी मेल आईडी के ऊपर मेल गई होंगी, तो इन्होंने मेल चेक नहीं की या नोटिस का रिप्लाई नहीं किया। कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसान थे, गांव में रहते थे, हो सकता है किसी से आईटीआर फाइल जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन आईडी क्रिएट करवाया हो, किसी का इन्होंने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दे रखा होगा, वहाँ मैसेज जा रहे होंगे, उन्होंने इनको बताया नहीं होगा। ऐसा होता है बहुत केसेस में। जब आप भी क्या करते हैं, किसी से आईटीआर फाइल कराते हैं, तो कोई कंसल्टेंट वहाँ पर अपना ईमेल आईडी या इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना फ़ोन नंबर जो है वो डाल देता है, तो उन्हीं के पास वो सारे मैसेज या जो भी मेल्स आती हैं उन्हीं के नंबर पर आती हैं, उन्हीं की मेल आईडी पे आती है। तो इसलिए आप भी जब इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो हमेशा वहाँ पर अपना ही फ़ोन नंबर डालें और अपना ही ईमेल आईडी डालें। अगर सपोज़ करें किसी कंसल्टेंट ने अपना डाल भी दिया है, तो बाद में उसको जाके चेंज कर लें, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम भी आती हैं जब आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई नोटिस या मैसेज आया है कि नहीं आया है। तो देखिए, उन्होंने जब इस नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, मेल का रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने चेक नहीं किया, तो जब इनसे किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मिला, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पार्टी
ऑर्डर इनको इशू कर दिया। अब ये एक्स पार्टी ऑर्डर क्या है? तो एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब ये है जो भी इनकी सेल और परचेज़ थी, उस सेल और परचेज़ को इन्होंने मर्ज कर लिया और जो कि 69 करोड़ के आसपास थी, और उस 69 करोड़ को ही इनकी इनकम मान लिया। तो देखिए अब यहाँ पर कहाँ से ये बात आई कि इनको 69 करोड़ रुपीज़ की डिमांड दी गई? वो इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने उसका रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं किया और जो भी इनकी सेल थी, उसको ही इनकी इनकम मान लिया गया। तो देखिए अब आईटीआर डिपार्टमेंट ने क्या किया, 2024 ने इनके जो भी बैंक अकाउंट थे वो भी फ्रीज़ कर दिए। अब ये उसके लिए अपील करना चाहते थे ताकि ये जो उनका टैक्स का डिस्प्यूट था, 69 करोड़ की डिमांड निकाली गई ताकि अपील में जाएँ और उसको ख़त्म कर दिया जाए। बट अब दुर्भाग्य देखिए ये है कि जब आप अपील में जाते हैं किसी टैक्स डिमांड को रद्द करवाने के लिए, तो वहाँ पर आपका जो भी टैक्स डिमांड निकाली होती है, उसका आपको 10 या 20% जो है वो डिपॉज़िट करना होता है। तो अब यहाँ पर उनकी जो टैक्स डिमांड निकाली गई थी, वो 69 करोड़ की टैक्स डिमांड थी। अगर मैं इसका जो है 20% कर लेता हूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली 14 करोड़ रुपए बनता है अपील में जाने के लिए। तो अपील भी ये तभी फ़ाइल कर पाएँगे, पहले इनको 14 करोड़ रुपीज़ डिपॉज़िट करना पड़ेगा अपील में जाने के लिए। तो वो 14 करोड़ तो ये डिपॉज़िट करवा नहीं पाएँगे, तो इसलिए ये अपील में भी नहीं जा पाए। तो इसलिए अब इनको ये 69 करोड़ की जो है डिमांड निकली हुई है टैक्स की। तो देखिए दोस्तों, आपकी छोटी-सी लापरवाही भी कितना बड़ा जो है आने वाले टाइम में आपको कितना बड़ा आपके लिए सरदर्द बन सकता है। तो इसलिए आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रांज़ैक्शन करें तो इवन आपको लॉस है, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करके चलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रूल्स क्या होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो सबसे पहले तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ये समझ लीजिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी आप करते हैं वो आपका नॉर्मल बिज़नेस की इनकम माना जाता है, नॉर्मल बिज़नेस ही माना जाता है जिसको आप नॉन स्पेकुलेटिव बिज़नेस मानते हैं। और इसकी जो इनकम है वो रिपोर्ट करते हैं आप प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशन से। तो बिज़नेस इनकम मानते हुए आप इसको अपनी आईटीआर के अंदर दिखाते हैं, इनकम अंडर द हेड बिज़नेस के अंदर। इसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं माना जाता है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, क्या इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा? नहीं, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, इसको आपकी बिज़नेस इनकम माना जाएगा। तो देखिए जब आप इसको बिज़नेस इनकम मानेंगे तो उस केस में फिर टैक्स रेट क्या एप्लीकेबल होगा? तो देखिए जैसा कि मैंने बोला, इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो उसको मानेंगे नहीं, तो कोई स्पेशल रेट 10% 12% का लगेगा नहीं। अब अगर आप एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं तो आप ओल्ड टैक्स रेज़ीम में जाके, न्यू टैक्स रेज़ीम में जाके अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पर जो भी इनकम टैक्स का स्लैब बताया गया है ओल्ड टैक्स रेज़ीम में और न्यू टैक्स रेज़ीम में, जैसे ओल्ड टैक्स रेज़ीम में बात करूँ तो 2.50 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.50 लाख से 5 लाख तक आपका 5% हो जाता है, 5 टू 10 20% और 10 से अबाउट 30%। इसी तरीके से न्यू टैक्स रेज़ीम में भी बहुत लंबा चौड़ा स्लैब है, तो वो स्लैब जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, आप इसको बिज़नेस इनकम मानेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आपने की होंगी सेक्शन 80 से 80 यू तक, वो भी आपको अलाउड हो जाएंगी। सेक्शन 87 ए की जो रिबेट मिलती है ओल्ड टैक्स रेज़ीम में 12,500 की, और न्यू टैक्स रेज़ीम में 20,000 की, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहीं अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो 30% टैक्स लगेगा। कंपनी है तो वो अलग अलग रेट लगते हैं, 22% भी हो सकता है, 25 भी और 30 भी, वो डिपेंड करता है कि कंपनी का स्टेटस क्या है। अब मैं कर लेता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कब मेंटेन करने होते हैं? तो देखिए जब आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो टर्नओवर था, अगर वो 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो आपने इनकम अर्न करी, प्रॉफिट अर्न किया या गेन आपको हुआ, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप सेक्शन 44 डबल ए के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। वहीं अगर आप एक इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, कोई और पर्सन है, तो फिर ये जो टर्नओवर है 25 लाख का, ये 10 लाख मान लिया जाता है, और जो इनकम 2.5 लाख की है उसको 1.20 लाख ट्रीट कर लिया जाता है। तो इस केस में फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ती है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनती है। नॉर्मली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो ब्रोकर होता है वही आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देता है, वहीं से आपका टर्नओवर मिल जाता है, वहीं से आपकी सेल मिल जाती है, आपके एक्सपेंसेस ब्रोकरेज वगैरह जो होती है वो सारी वहीं से आपको मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा इसलिए टेंशन नहीं होती। हाँ, इसके अलावा कुछ खर्चे आप दिखा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपके पास होती ही हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अगर मैं टैक्स ऑडिट की बात करूँ, देखिए टैक्स ऑडिट कब कंपलसरी होता है? तो टैक्स ऑडिट की बात करूँ तो जनरली क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन के लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है वो 10 करोड़ रुपीज़ की होती है। तो नॉर्मली सेक्शन 44 ए बी के अंदर टैक्स ऑडिट किया जाता है। वैसे इसके ऊपर मैंने
ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि टर्नओवर की कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, क्योंकि जो टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है वो टर्नओवर बेस्ड होती है। अगर आपका टर्नओवर फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 करोड़ क्रॉस कर जाएगा तब आपके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी होगा। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करें, तो उस टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। इसी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको कब मेंटेन करनी है, तो उसको वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 44 एडी आप चूज़ कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो देखिए, अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करनी पड़ती है, अगर आप उसमें फॉल नहीं करते तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा भी नहीं है तो उस केस में फिर आप सेक्शन 44 एडी के अंदर फाइल कर सकते हैं अपनी आईटीआर को, जहाँ पर आपको अपने टर्नओवर का मिनिमम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। बट साथियों, फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ITR 3 फाइल करें और बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके चलें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉसेस अगर आपको होते हैं तो लॉसेस के केस में तो हमेशा आप मान के चलें कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके ही चलने होते हैं। तो बहुत सारे केसेस लॉसेस के होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, तो उसमें फिर आपको ये लिमिट नहीं देखनी है कि आपका टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा है या इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। लॉसेस के केस में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलनी है, मीन्स आपको बैलेंस शीट P&L बना के ही चलना होगा। तो देखिए, जब आप ITR 3 फाइल करते हैं तो इसमें कौन कौन से खर्चे क्लेम कर लेते हैं, तो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का खर्चा आप क्लेम कर लेते हैं, कोई ब्रोकरेज आपने पे की, सेबी की टर्नओवर फीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सपोज आपका अच्छा खासा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, कोई शॉप आपने ले रखी है उसका रेंट पे करते हैं, कुछ आपने लड़के हायर कर रखे हैं ये ट्रेडिंग करने के लिए, उनको सैलरी पे करते हैं, कोई आपने छोटा मोटा लोन उठा लिया है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह हो गया, इंटरनेट वगैरह का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, ट्रैवलिंग के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, तो ये सारे खर्चे आप जो है क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो ये सारे खर्चे वहाँ पर क्लेम कर लेंगे, अगर आपने ये एक्चुअल में कर रखे हैं। अगर नहीं कर रखे, फॉल्स क्लेम करेंगे, तो अगर कोई नोटिस आ जाता है फिर आप बता नहीं पाएंगे, दोबारा फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए हॉनेस्टली अपने खर्चों को क्लेम करें। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। तो देखिए, जब भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉसेस हो जाए तो आप जरूर ITR फाइल करें, आपको फ़ायदा ही मिलता है इससे, क्योंकि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है वो सेट ऑफ कर सकते हैं आप ऑल हेड ऑफ सोर्सेज से एक्सेप्ट सैलरी। सपोज आप एक सैलरीड पर्सन हैं, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो आप सैलरी की इनकम को छोड़कर हर इनकम से इसको सेट ऑफ कर लेंगे। सपोज आपको कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 5 लाख रुपए का, तो 10 लाख का जो लॉस है वो 5 लाख का प्रॉफिट कम कर देगा आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। उसके अलावा सपोज करें आपकी 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की इनकम थी, 50,000 डिविडेंड इनकम थी, या कोई रेंटल इनकम थी आपकी 3-4 लाख रुपए। तो कहने का मतलब है, सैलरी के अलावा अगर आपकी कोई दूसरी इनकम थी 10 लाख रुपए की, चाहे वो रेंटल इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, कोई कैपिटल गेन हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किसी भी तरीके का, या इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोई दूसरी बिजनेस इनकम हो, तो वो जो 10 लाख रुपए का लॉस है आपकी हर इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा, केवल सैलरी को छोड़कर। अगर मान लो सेम ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पाता है तो फिर उसको आप अगले नेक्स्ट 8 ईयर तक उसको जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस ओनली। तो यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है समझने वाली। अब जब आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 8 सालों में, तो अगले 8 सालों में बस आप इसको बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करवा पाएंगे। तो जो पहले साल में लॉस हुआ था उसमें तो आपने सैलरी के अलावा हर इनकम से सेट ऑफ कर लिया था, बट पहले साल के बाद जब इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगले 8 सालों तक आपको, तो 8 सालों में केवल और केवल आप बिजनेस इनकम से ही इसको सेट ऑफ कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, ये थे फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर जो रूल्स थे। क्या आपको ध्यान रखना है, कब आपकी ITR फाइल होगी, कब आपको बुक्स मेंटेन करनी है, कब आपका टैक्स ऑडिट होगा, कब आप सेट ऑफ कर पाएंगे, और किस तरीके से स्पेशली लॉस के केसेस में आपको चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी ITR फाइल करके चलनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको अपने क्लीग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के साथ, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। और अभी ITR फाइलिंग का टाइम भी आने वाला है, आप जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड ITR फाइल्ड करके दिखाया हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का मिला है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट मेरे पास आएँ उनका मैं रिस्पॉन्स भी कर सकूँ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए सेफ डे।